चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 15 के बारे में। तो आइए देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज आप जानिए, इसे हम लोग जो है इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक। और हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर्स के अकॉर्डिंग उसे हम लोग जो है उस फैमिली को नाम देते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन का परिवार ना, नाइट्रोजन का परिवार, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली है। जो रिप्रेजेंट करेगा, जो शुरुआत करेगा परिवार का, वही उसी के अकॉर्डिंग आप उसका नाम रखते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली इसे कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के अलावा जो है इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफी सफोकेटिंग ऑर्डर के होते हैं, इसलिए इनका नाम जो है पिनकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। सफोकेटिंग या सफोकेशन, इनका जो ऑर्डर होता है वो काफी सफोकेटिंग होते हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? निकोनाइट या निकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। हमने आपसे बताया, आप देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसको आपने अपने हिसाब से चाहे जो भी जो है न्यूमेरिक्स पढ़ा हो, जिसकी भी सहायता से आपने याद किया हो, लेकिन एलिमेंट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक। बहुत से तमाम तरह का न्यूमेरिक्स इसके बने हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, भिखारी कर लीजिए, हैं? न्यूज पेपर आज सब बिका है, न्यूज पेपर आज सब बिक गया, और जो है तमाम ऐसे आते हैं, जो है नाना पार्टिकल ऐसे सब भिखारी हैं। चाहे जो भी कहिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, बस आपको याद होना चाहिए। जो भी न्यूमेरिक्स बने उससे आपको एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए, यही मेन चीज है। तो हमें एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, साथ ही साथ इसका एटॉमिक नंबर भी, ठीक। ये 15 हो गया, फिर ये 18 आ जाएगा, 33 हो गया, फिर 18 आ जाएगा, 51 हो गया, और फिर 32 आ जाएगा, 83। ये याद होना चाहिए, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। हम लोग जो है, और आप कोशिश करिएगा, 78% एयर में नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है उसमें इतना परसेंट आपको मिलेगा। अर्थ क्रस्ट में इस रूप में पाए जाते हैं। देखिए, नाइट्रोजन अकर्स एज NaNO3 और KNO3, NaNO3 और KNO3। NaNO3 को हम लोग कहते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। अब नाम से ही पता चला चिली साल्ट पीटर, इसका मतलब कहाँ पाया जाएगा? चिली। और ये इंडियन साल्ट पीटर, इसे क्या कहते हैं? इंडियन साल्ट पीटर। तो सोडियम नाइट्रेट के रूप में, देखो यहाँ नाइट्रोजन है, ये यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है, ये इस रूप में भी पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। नाइट्रोजन के बारे में हम लोग, और देखिए आप नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की बात करें, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बोथ आर
इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपने सुना होगा, न्यूक्लिक एसिड अगर पढ़ा होगा या सुना होगा तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो उसमें फास्फोरस पाया जाता है और पिरिडीन और प्यूरिन और पिरिडीन बेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट इसके इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में ये इस तरह से पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीजें। आप देखिए, प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन का पॉलीमर क्या होता है? प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? एमिनो एसिड का। एमिनो में कौन सा ग्रुप है? नाम ही बोल रहा है एमिनो। एमिनो मतलब NH2। अगर आप देखिए, ये एमिनो एसिड होता है COH NH2 RH, ये एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड में देखिए नाइट्रोजन पाया जा रहा है। ठीक, नाइट्रोजन आपका पाया जा रहा है तो इस रूप में पाया जाता है। अब कुछ और भी कंपाउंड पाए थे तो एमिनो एसिड है, हमने आपसे पूरा न्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। और प्रोटीन जो होता है वो आपका क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह से। कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स को पाए जाते हैं, आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव। सुना होगा TNT, सुना है नहीं इसको? TNT एक्सप्लोसिव के रूप में यूज होता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन, इसे क्या कहते हैं? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। टॉल्यूइन का फार्मूला जानते कोई? ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन का फार्मूला बताओ। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन फार्मूला बताओ। बोलो TNT बताओ, फार्मूला बताओ। टॉल्यूइन का फार्मूला बताओ नीति। लॉकडाउन बुला है, पढ़ाएंगे नहीं टॉल्यूइन? अरे यार, टॉल्यूइन का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसी के ऊपर CH3 लगा दो, टॉल्यूइन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दो, यहाँ पे NO2 लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा? TNT हो गया। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन इसी को कहते हैं। इसी को क्या कह रहे हैं हम? TNT, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। एंड डायनामाइट बनाने में यूज होता है। डायनामाइट, एक्सप्लोजन के लिए आप डायनामाइट सब्सटेंस यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे डायनामाइट फार्मूला तो अभी आप जानते नहीं, तो आपसे पूछ लिया इसलिए लिख दिया हमने। तो ये आपका हो गया TNT। और डायनामाइट एक्सप्लोसिव बनाने में जो है नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं। बोलो हम क्या हटाए?
हटाए हो इसको, थोड़ा इसको बांट लेते हैं ना। फास्फोरस जो है मोस्टली आकर्स इन फैमिली ऑफ एपेटाइट, फैमिली ऑफ एपेटाइट। और इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 6CaX2। X यहाँ क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ROH। एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लें फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, जान लीजिए। छोटे क्वेश्चन पूछने हैं फार्मूला की, फर्स्ट ये इसका एपेटाइट फैमिली का फार्मूला क्या है, तो ये है जनरल फार्मूला Ca3PO4 6CaX2। आप जैसे देखिए फ्लोरो एपेटाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जहां X है वहां क्या रख दीजिए, फ्लोरीन। Ca3PO4 6CaF2, ये क्या फार्मूला हो गया, फ्लोरो एपेटाइट का। ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ फास्फोरस रॉक्स। मेन कंपोनेंट जो होता है फास्फोरस रॉक्स का, ये जो है फ्लोरो एपेटाइट होता है, इसेंशियल फॉर लाइफ। इन सभी को अगर ध्यान दीजिए तो फास्फोरस को हम लोग क्या मानेंगे, इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एपेटाइट फैमिली का फार्मूला है, ठीक। और अगर फ्लोरीन रख दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरो एपेटाइट। एक्स तो ये क्या, फ्लोरो एपेटाइट, और ये मेन कंपोनेंट माना जाता है फास्फोरस रॉक्स का। अब ऐसे ही क्वेश्चन हो गया, द मेन कंपोनेंट ऑफ फास्फोरस रॉक इज, करके क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिया गया, आपको ऑप्शन दे दिया गया तो आप जैसे भी उसको डील कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप 15 के एलिमेंट जो हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या होता है, NH2 NP3, ये सारे एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ग्रुप 15 के एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NH2 NP3 होगा ना, NH2 NP3 होगा। इसको आपको मालूम होना चाहिए। तो अगर आप एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम एलिमेंट ले रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल अभी बहुत करना भी है, आपको कल भी किया था आपने। एटॉमिक नंबर आपको बताए 7, 15, फिर कितना जोड़ दे हो 18, 33, फिर 18 जोड़ दे तो 51, फिर 32 जोड़ दे तो 83, हो गया। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा आ जाएगा, 7 का, पहले हीलियम आएगा ना, फिर नियान, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनान। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, हो गया। ये है, ठीक है ना। अब इसका नियरेस्ट नोबल गैस देखिए, S2 है, 2 ये हो ही गया, ये 2 हो ही गया, तो एक S2 आ गया, 2S2 और 2P3 ना, 3S2 3P3, 4S2 4P3, 5S2, यहाँ पे 3D भी आएगा ना, 3D 10, 4S2
4p3, 4s 4d10, 5s2, 5p3 और यहाँ क्या आएगा 4f14, 5d10, 6s2, 6p3 ये आएगा। अभी हम साइज का भी इसी में दिखाएंगे आपको, साइज का वेरिएशन देखिएगा एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट साइज का वेरिएशन देखिएगा आपको कितना अंतर दिखाई देगा। और वो जो कल हम लोगों ने पढ़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो काम आएगा यहाँ। तो इसको तो अभी कुछ देर तो लिखा ही रहेगा, आप इसको देखिए साइज तक तो चलेगा ही, साइज तक तो कम से कम लेकर चलिए ही इसको। चलो भैया, तो देखिए ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें कोई मतलब है नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये 2s2 है, 2p3, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कंसीडर करिए तो s वाला तो फुल फील्ड है, दिखाई दे रहा है ना, और p वाला क्या है, हाफ फील्ड है। तो इसे हम लोग एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे। और जब स्टेबल होता है तो उसे अनस्टेबल करने में जो भी चीज जरूरत होती है बड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो। स्टेबल से अनस्टेबल करना है ना, तो अगर स्टेबल से अनस्टेबल करना है तो जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, हाई होगी। अभी पढ़ा जाएगा इस चीज को, तो इसको ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, ये फुल फील्ड है, और ये दोनों मिला के क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने बताया था, अगर 11th स्टैंडर्ड में ध्यान हो, हमने बताया था ये वाला फैक्टर साइज पे भी डोमिनेट होता है। ये वाला फैक्टर जो होता है वो साइज पे भी डोमिनेट करता है। अगर साइज कह रहा है कुछ दूसरा और ये कह रहा है दूसरा, तो ये वाला लागू होगा, वो वाला लागू नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा तो हम बताएंगे भी इस चीज को। फिलहाल तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बस यही ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप देखिए ये जो लिखा है ये सेल की संख्या है। ये कितना सेल है, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सेल की संख्या बढ़ रही है, तो सेल की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब बढ़ेगी तो ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो दूसरा फैक्टर यही है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कल बताया था हमने, और ये सब पीरियड और ग्रुप के लिए फिक्स है। क्या अरे भाई ये क्या है, ये फुल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा पहले इससे निकलेगा। ये भी क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब ये कहेगा कि कोई चीज ज्यादा है और साइज कहेगा कम होगा, तो इसकी बात मानी जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर वो डोमिनेटिंग ओवर द साइज फैक्टर, ठीक है। और साइज और जो भी अभी आएगा तो उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। बस ये जानिएगा, ये फैक्टर डोमिनेट करेगा ओवर द एटॉमिक साइज, ये दिमाग में बैठा है, ठीक है। और हमने आपसे क्या कहा, एन की वैल्यू बढ़ रहेगी, देख रहे ना, 2 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, फिफ्थ पीरियड का और सिक्स पीरियड का एलिमेंट ये हो गया। तो यानी नीचे चल रहे हैं, पीरियड की संख्या देखिए क्या हो रही है, नीचे चलने पर बढ़ रही है।
और हम अगर ग्रुप में चल रहे हैं, टॉप टू एक ही ग्रुप में चल रहे हैं, तो हमारा एटॉमिक साइज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करे। ठीक, सही जान लीजिए, एटॉमिक साइज हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करने का कारण क्या होगा, पहला कारण बिकॉज, हम साइड में लिख रहे हैं बिकॉज। पहली चीज नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या बढ़ रही नहीं, एन की वैल्यू बढ़ रही, नंबर ऑफ सेल ये इंक्रीज कर रहा है। और जब सेल की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो फोर्स होगा, बैलेंस, जैसे ईएनसी हमने कहा था, न्यूक्लियस का जो ईएनसी होगा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यानी दूसरा फैक्टर ईएनसी यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन बैलेंस सेल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और इसी वजह से साइज क्या होगा, इंक्रीज। ये तो सामान्य सा है, ये सारे ग्रुप के लिए लागू होता है। लेकिन अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं इनमें साइज का वेरिएशन, इनमें साइज का वेरिएशन जो आपके टेबल में दिया है, इनमें देखिएगा इर्रेगुलर दिखाई दे, कहीं ज्यादा कहीं कम। वो क्यों होता है उसको बताते हैं अभी, पहले इतना लिख लीजिए। तो हमने क्या कहा, पहले दूसरे में जो नॉर्मल सीक्वेंस है इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 40 पिकोमीटर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 पिकोमीटर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 पिकोमीटर। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 पिकोमीटर। ठीक, हम एक इसको समझ लेते हैं और एक इसको, बाकी तो नॉर्मल तो है ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भाई यहां से यहां चल रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नॉर्मल ट्रेंड है। यहां से यहां 40 का यहां क्यों 11 हो गया, यही समझना है हमको। आप गौर से देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई अंतर दिखाई दे रहा है, S2P3 S2P3, बस सेल की संख्या का डिफरेंस है। तो इसमें नॉर्मल सीक्वेंस है, साइज बढ़ रही, लेकिन यहाँ ये आ गया, देखो ध्यान से, ये आ गया ना, डी ऑर्बिटल आ गया। यहाँ डी ऑर्बिटल कल ही चर्चा किया था, डी ऑर्बिटल क्या शो करता, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पुअर शो करेगा, यानी न्यूक्लियस के फोर्स को कम रिड्यूस करेगा, न्यूक्लियस के फोर्स को कम रिड्यूस करेगा। तो यहाँ जब आएगा तो 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, और इस वजह से साइज थोड़ी क्या हो जाएगी, श्रिंक करेगी। और इस वजह से देखिए 40 का डिफरेंस होने के बाद यह तुरंत कम। तो अगर आपसे पूछे ये डिफरेंस कम क्यों हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या चीज, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फील्ड n-1 d ऑर्बिटल। सोज क्या शो करता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, हेंस न्यूक्लियर फोर्स ऑन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हेंस साइज वेरिएशन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत, साइज का वेरिएशन छोटा हो गया। वहां पे यहां भी डी आ रहा है, यहां भी डी आ रहा है, नॉर्मल सीक्वेंस हो, यहां भी डी आ रहा है ना, यहां डी आ रहा है, यहां डी आ रहा है, नॉर्मल सीक्वेंस हो गया। लेकिन यहां आप देखिए, यहां क्या आ गया, F और D दोनों आ गया, और दोनों पुअर शील्डिंग इफेक्ट कल ही बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पे और कम होने का कारण क्या है, दोनों का आना। हमने कहा था ना 14 और 10 24 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे, और ये दोनों पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता, कल बताया था।
पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अपने शेप की वजह से ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग जाएगा और इसलिए साइज श्रिंक कर जाएगी, साइज ज्यादा श्रिंक करेगी और इसलिए साइज का वेरिएशन क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-2 हो जाएगा हो f एंड n-1 d orbital which shows poor screening effect. That's why size variation becomes स्मॉल। ये हो गया, ये दो कारण हुए, समझ आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। डी का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो साइज का वेरिएशन प्रभावित हुआ, एफ का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो साइज का वेरिएशन प्रभावित हुआ। एफ और डी के आने से साइज का वेरिएशन जो है वो ज्यादा प्रभावित। इस पे क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, ये क्वेश्चन आपसे इस पे पुटअप होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि पहले तुम लोग बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या, बताओ मेरे लाल, कौन बताएगा? पहले लड़कियों से पूरे, लड़कियां इस शिकायत घर पे कर रहे हैं, हम लोग से पूछा नहीं जाता। बताओ उन्नति, बताओ उन्नति, बताओ बताओ वैष्णवी, रेड का बताओ। अब शिकायत घर पे ना किया, बताओ फर्स्ट रो में कोई और। बोलते जाओ जो तुमको मालूम, गलते बात, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कहीं जब कूद जाओ छत पर से, गलत सलत चाहे जो बताओ, लेके बताओगे तभी आएगा। बताओ एक इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी निकाली थी, जो एनर्जी दी जाती है वही कहाँ से दी जाती? बाहर से। ठीक, बताओ कौन और बताएगा, बताओ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर आइसोलेटेड गैस। पहली चीज तो आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, कभी सॉलिड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, ठीक। और आइसोलेटेड का मतलब किसी सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए किसी भी गैसेस एटम को, तो वो आइसोलेट कर दीजिए, वो आइसोलेटेड गैसेस एटम हो गया। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिएगा, पहले इसको जान लीजिए, थोड़ा सा ऐसा एनर्जी बताते हुए चलते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये है, इसको देखो, इसको देखो, देखो आसपास तमाम ऐसी चीजें होती रहती है जिसको आप कई एक प्रकार से अपने आप पे अपने मोशंस पे काबू रखना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी ना, तो मन गए कूद पाए, लेकिन ऐसे ही जगह पे आपने मोशंस को काबू रखे रहोगे तब सफल होगे, और कूद पड़ोगे तो आदमी तो तैयार है, ये कूदो तो बचत के आगे बढ़े, ये चीज इसलिए ध्यान ना दिया करो। बैलेंस सेल, अब ध्यान दीजिए, हम लोग को ये बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां से निकालना, और ये कैसे है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, नहीं? और कहां मूव कराएंगे इसको पता नहीं हमको, इसलिए इन्फिनिटी भेज दिया जाता है, मूव टू इन्फिनिटी, हमें पता नहीं कहा जाएगा, तो मूव टू इन्फिनिटी। तो इस प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया, देखो ध्यान से, ये सेल हो गया, वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, वैलेंस सेल क्या हो जाएगा मेरे लाल, एम्प्टी हो जाएगा, और उसके बाद यहां इलेक्ट्रॉन लगेगा ही, कहो यही तो है, वो एम्प्टी हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक निकल गया। तो देखिए
किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को आप क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसका मतलब इनका फोर्स जितना इस पे लग रहा है उससे ज्यादा एनर्जी लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हर साइज की आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग हुई, जिसमें फोर्स ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और जिसमें फोर्स कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। तो इसका मतलब है अभी आपने क्या कहा, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। और साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो ईएनसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियर फोर्स जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी क्या लगेगी, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। यानी साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी। इसका मतलब है एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का ये रिलेशन होता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना हो तो 11th में पढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो चलता है पढ़ना हो पढ़ लेना, कोई दिक्कत। कल से शुरुआत किया है। आज उसको खाली रहे बैठ जाए। हाँ भैया, तुम लोग का बिजी शेड्यूल है इसलिए कुछ आते नहीं। गधों का बिजी शेड्यूल है रहता। अब देखिए साइज जैसे वेरिएट करेगा वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी वेरिएट करेगा। साइज जैसे देखिए कहीं इरेगुलर था तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज के हिसाब से ही आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। साइज में आपने कहा इरेगुलर होगा, कहीं ज्यादा वेरिएशन है तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कहीं साइज का वेरिएशन कम होगा तो वहां आयोनाइजेशन एनर्जी का भी वेरिएशन क्या होगा, कम होगा। ठीक। दूसरी चीज देखिए, इसका जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ये है कि आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पहले कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 ना। पहले 15 आएगा तब 16 आएगा। तो कह रहा है लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, लेकिन ये नहीं होता है। यही चीज हम लोग को यहां समझना। क्या कहा हमने, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज तो क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, ये नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which have high ionization energy and why, nitrogen and oxygen which have high ionization energy and why। तो अभी तो बताया था, इसका आंसर भी बताया था, ड्यू टू इनर्ट पेरिफेरल। ऐसा बोले कि दिल भी जो है हमारे पास रह नहीं गया, ले लिए तुम दिल। हाँ फिर अभी यार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए तो बताए, साइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है तो वो लागू होगा। देखो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ये हो गया ना।
यही तो होगा मेरे लाल। ये हो गया, हो मेरे लाल तो यही तो हो रहा है ना। 1 2 3 यहां पर देखो इनका, न आधा भरा है न पूरा भरा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल को आप जो है क्या करेंगे, अनस्टेबल है तो इसकी हमेशा एनर्जी अपने आप क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और ये क्या है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल माना जाता है। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े हैं। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है मेरे लाल, बुद्धि समझ में आई नहीं, कुछ तो आई नहीं, थोड़ी बहुत आए तो बहुत है। मिनट पे रिपीट नहीं, कहाँ पढ़े थे मिनट पे, पढ़े थे। ठीक है, पढ़ करके जब मुस्कुराते हो ना, वो लगता है कि तुम पढ़े थे, मजाक किए थे। तो पढ़ करके अगर कोई मुस्कुराए तो इसका लोग पढ़ा तक मजाक किया, सही से बताओ। सीरियसली पढ़े थे, अच्छा तब तो अलग बात, तभी नेट पे इफेक्ट बता रहे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन देखो भैया, देखो नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। आपको यही चीज पता करना है बस। कुछ आप लेफ्ट टू राइट चलना, हमने लिख दिया था साइज डिक्रीज कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, क्यों, बस यही पता करना। तो आपको बताना पड़ेगा ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 16 और ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक लाइन ये लिख देते हैं, हो जाएगा पूरा सभी के लिए। ग्रुप 15 elements had high ionization energy than those of corresponding member of group 16 element, because ग्रुप 15 मेंबर है, एलिमेंट्स है हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ग्रुप 15 के मेंबर, कोई भी 15 का एलिमेंट 16 से कंपेयर करें, 14 से कंपेयर करेंगे तो साइज उसकी वैसे छोटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 16 से 16 की साइज क्या होगी, 16 की साइज छोटी होगी, 15 की साइज बड़ी होगी ना। लेकिन फिर भी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। तो उसका कारण क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है मेरे लाल, बस किया जाए। तो इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।